तो क्वेश्चन नंबर 5 से करना है हमें। इजी क्वेश्चन है। वी हैव दिस फिगर, एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सी डी है एक, और इस पर ट्राइंगल बना हुआ है, और ये एक ये है जो, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। एंगल्स भी गिवन है आपको, एंगल ए पी क्यू विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन पी आर डी which is equals to 127 degrees. We need to find out values of x and y. X की value means one of the interior angle of this triangle, base angle, and one of another interior angle of this triangle, upper vertex का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जब ये दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, अगेन ये अलग अलग वे से हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखो, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे, रेड वाले। क्यों होंगे, रीजन बता सकते हो? एक्स की वैल्यू तो 50 ही होगी, क्यों होगी? कैन यू टेल मी? शेयर्स, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो, या फिर पहले पूछ लिया करो, नॉट बिटवीन द क्लास। और वहां पर लिखा हुआ है होमवर्क कब सबमिट करना है। आप केयरफुली अगर पढ़ोगे इंस्ट्रक्शंस तो सब पता चल जाएगा। यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 50 एक्स के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 50 आ जाएगी। साथ में ये एंगल 127 है, और ये पूरा एंगल भी क्या होगा, 127 के इक्वल होगा। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, चलो पहले कर लेते हैं। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर विच इज एक्स। तो पी क्यू आर की वैल्यू एक्स है, ए पी क्यू की वैल्यू 50 है। वी गेट ए पी क्यू की वैल्यू 50, एक्स की वैल्यू 50। नाउ ये भी पैरेलल है, तो दीज टू एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स, लेट मी ड्रॉ। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 770 कहाँ से आएगा? ओके, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, सभी बच्चे बताइए, ताली बजाकर नहीं, ऐसे ही होंगे। तो हम 50 प्लस वाई, ये पूरा एंगल मिलकर बन रहा है 50 प्लस वाई, 50 का और वाई का एडिशन, और ये है 127। सो हम इसका यूज करते हैं, 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127, दैट गिव्स अस वाई की वैल्यू 77। सो ये हो गए हमारे आंसर्स, एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 77। कोई मुश्किल इस क्वेश्चन में? क्या आपको इस प्रश्न में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ा? क्या आपको एंगल्स की प्रॉपर्टीज सब याद हो गई हैं, कि अगर पैरेलल लाइंस दी हो तो हाउ कैन यू यूज ऑल्टरनेट इंटीरियर्स या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? अगेन ये अलग अलग मेथड से हो सकता है क्वेश्चन, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी भी यस अप्लाई कर सकते हो, आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। सो यस, दो एंगल ही निकालने थे आदित्य क्वेश्चन में, हमें बस एक्स और वाई, एक्चुअली एंगल्स भी नहीं, हमें बस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो आप, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो अगेन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है और कौन सा इजी है। अच्छा लगने में, इजी होने में, और स्मार्ट होने में, तीनों में डिफरेंस है। स्मार्ट मेथड वो होगा जिसमें आपके कम स्टेप्स में, कम कैलकुलेशन के साथ में आंसर हो जाए। इजी वो होगा जिसमें लेंथी प्रोसेस होगा, दिमाग भी ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उसमें टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। और आपको अच्छा लगने वाला वो होगा जो ऑब्वियसली इजी होगा। तो
इजी और स्मार्ट मेथड में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चूज करना वाइजली कि आप कौन सा मेथड करना चाहते हो। अगला डिफिकल्ट है, चलो देखते हैं। फिजिक्स वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली एक्सक्लूडेड होता है मोस्टली एग्जाम्स में से, क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड ज्यादा है, मैथ से रिलेटेड थोड़ा कम है। बट आपको यही ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चंस होते फिजिक्स के हो या मैथ्स के हो तो करने तो दोनों ही है, टीचर्स भी आपके दे सकते हैं। सौम्या, जस्ट अ मिनट बच्चे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें आपको याद होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है? सबने किया होगा ये तो। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ व्हाट? पता है या नहीं है? जिसको नहीं पता है वो बता दो, जिसको नहीं पता है वो भी बता दो। यस, तो उसी का यूज इसमें होना है। दैट्स वाई ये मैथ से ऐसे एक्चुअली 3-4 क्वेश्चन हुआ करते थे, बाकी तो हटा दिए। इसको लास्ट ईयर हटाया था, अब इस बार फिर से ऐड कर दिया हो तो आई डोंट नो। बट करने में क्या जा रहा है? अगर फिजिक्स में भी हुआ तो फिजिक्स में आ जाएगा, उसमें आप कर लोगे। और आना चाहिए, पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। बस इसमें कंस्ट्रक्शन है ऑब्वियसली, तो आपको मैंने बोला था कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। सौम्या, देख लो, नोट डाउन कर लो जिस जिसने नहीं किया था, फिर मैं अगेन नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करता हूँ। एंड जिस जिसके पेंडिंग है होमवर्क्स, प्लीज उनको सब सबमिट कर लो और उसमें से डाउट्स पूछ लो। होमवर्क देने का मीनिंग मेरा सिर्फ और सिर्फ मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप उन शीट्स में से डाउट्स निकाल निकाल के उनको करने की कोशिश करो, और नहीं होते हैं फिर बाद में पूछ लो। वंश, तुमने एक क्वेश्चन शायद भेजा था एक्स स्क्वायर और वो वाला, है ना? वो मैं, चलो तुम्हें जब लास्ट क्लास खत्म होने वाली होगी तो मुझे बताना, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। और बाकी भी स्टूडेंट्स प्लीज अपने जो डाउट्स हैं उनको नोट कर करके लिख लेना। ये नहीं कि मार्क कर लो कहीं पर कि हाँ हमें ये पूछना है, ऐसे मार्क करके रखोगे तो भूल जाओगे। एक नोटबुक बना लो और उससे आप डाउट उसमें लिखो कि हमें ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन करना है। विच असाइनमेंट आदित्य? असाइनमेंट आप अपलोड करते जाओ, वो मैं चेक करूंगा धीरे धीरे करके। डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपको टाइम से ही करने हैं सबमिट। ठीक है? तुमने टेस्ट भी नहीं अपलोड किया जो ब्लर्ड था। सौम्या, हो गया? आर यू डन? चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ, फिर हम इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन देखेंगे। व्हाट दे हैव आस्क्ड कि दो पैरेलल है मिरर रखे हुए। ओके, एक ये है, चलो मैं कलर चेंज करता हूँ। एक मिरर ये रखा हुआ है और एक मिरर ये है, ये दोनों पैरेलल है, मींस दोनों लाइंस पैरेलल है। लेट अज्यूम कि ये एल है और ये एम है। तो गिवन दैट एल इज पैरेलल टू एम, व्हाट दे सेट कि एक इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक करती है मिरर को। यहाँ पर स्ट्राइक किया, फिर स्ट्राइक करके ऑब्वियसली वो वापस आएगी यहाँ पर, और फिर यहाँ से स्ट्राइक करके अगेन इधर चली जाएगी। फाइन, कुछ इस तरह से। तो हमें प्रूव करना है, सपोज ये ए बी है और ये सी डी है। इन दो लाइंस को पैरेलल, रेज को हमें पैरेलल प्रूव करना है। इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा 1 2, मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। आप इन्हें लॉ बताया उसके हिसाब से। यहाँ पर 3
4। ठीक है, 3 4, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा जो कि इक्वल होंगे। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके संस्कृति, ठीक है। उसके बाद में देखो, सपोज करो ये पैरेलल लाइंस हैं और इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। जब भी हम पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी पैरेलल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इन्हें अगर हम आगे तक करेंगे, ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल एटलीस्ट। और रेक्टेंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइंस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस केस में ये एक परपेंडिकुलर है जो हमने ड्रॉ किया था, और ये भी एक परपेंडिकुलर है। एन और एम नाम दे देता हूं मैं, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, है ना। एन पैरेलल है किसके, एम के। एन एंड एम पैरेलल हैं अगर, तो इसका जो एंगल 2 होगा वो किसके एंगल के इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा या नहीं होगा? टेल मी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दीज टू रेज आर या परपेंडिकुलर्स आर पैरेलल, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। सी। ओके आदित्य, तुम क्या रशियन बोल रहे हो? रशियन में होता है, किसमें होता है, सी। ओके ठीक है, तो बस यही था मेन चीज। नहीं सॉरी की बात नहीं बच्चे, जस्ट मैं पूछ रहा था। तो यही मेन चीज है, एंगल 2 अगर एंगल 3 के इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के इक्वल होगा। यस और नो? इफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के इक्वल होगा। ये इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये पूरा एंगल बनाना है, वंश। 1 और 2 मिलाकर, 1 और 2 अगर मिलकर इक्वल हो गए तो ये दो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दैट्स वाई हम ट्वाइस कर रहे हैं। ठीक है, हम ट्वाइस किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये वाला एंगल 2 तो 3 के इक्वल हो गया, बट हम चाहते हैं एंगल 1 और 2 मिलाकर एंगल 3 और 4 के इक्वल हो जाए, जिससे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। नो, क्यों करें बच्चे, यही मेथड सही है मेरे लिए, तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। हम इजी मेथड से करेंगे, हमने ट्वाइस कर लिया जिससे ये एंगल इसके इक्वल हो गई दोनों लाइंस पैरेलल। मैं क्यों डिफिकल्ट मेथड अप्लाई करूं? ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट हैं, और फिर उनके परपेंडिकुलर वाले एंगल्स को इक्वल प्रूव करके उनके ट्वाइस को भी इक्वल प्रूव कर देंगे, जिससे कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अब आप लिखो देखो इसको ठीक से, अगेन स्टेप बाय स्टेप, और इसको नोट डाउन जरूर कर लेना साथ ही साथ। वी हैव पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, टू प्लेन, ये मिरर्स हैं। एक इंसिडेंट रे गई ए बी, और फिर वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके सी तक गई, सी पॉइंट से फिर अगेन वो रिफ्लेक्ट होकर आगे चली गई। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट डी। तो हमें ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है। सो इस केस में हम बी और सी पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर्स, बी ई एंड सी एफ। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जिससे हमारे पास टू सेट्स बने एंगल्स के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एक्स वाई देन ए बी। इनको हमने ये कंसीडर कर लिया। अभी हमें नहीं पता कौन सा किसके इक्वल है। अब हम लिखेंगे अपनी थ्योरी जो हमने प्रूफ की है। बीई पैरेलल होगी सी एफ के, ठीक है।
दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉन है, इसमें आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। सो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें आप एब्रिविएशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कोई लिखता है, टीचर लिखवाते हैं इसमें AOR और समथिंग लाइक दैट, ऐसे लिखवाते हैं टीचर या पूरा लिखवाते हैं आपके? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किस तरह से लिखवाते हैं, कोई बताएगा मेरे को? जब स्कूल में आप लिखते हो तो इसको, हाँ, शॉर्टकट में कैसे लिखते हो? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, पर एक बार वर्टिकली अपोजिट नहीं है ये। यस वंश, बट एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेना कि कैन वी राइट इन दिस फॉर्म। वैसे फिजिक्स का जब क्वेश्चन वो दे सकते हैं तो व्हाई कांट वी यूज दोस टर्म्स। स्टिल एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर टीचर ऐसे लिखवाते तो ऐसे लिखना, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखवाते तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। अब BECF के पैरेलल है एंड BC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल वाई एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल वाई के इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने दोनों साइड्स में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, जिससे कि हमें पूरा एक्स और वाई इक्वल मिल जाए ए और बी के। ट्वाइस ऑफ एंगल ए का मतलब हो गया एंगल ए प्लस एंगल ए, है ना, या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी, एक ही बात है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्या है, ये वाला एंगल मीन्स BCD, और ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स क्या है, एंगल ABC या एंगल वाई, जो भी आप लिखना चाहो। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा, सॉरी, ट्वाइस ऑफ एंगल वाई, वाई हो जाएगा ABC, और ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा DCB। जब ये दो एंगल्स ये ग्रीन वाले इक्वल हैं तो आप देख सकते हो ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB इज पैरेलल टू CD, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं है, लेकिन थ्योरी और समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको, कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, ठीक है। अब आप जब दूसरे मेथड से करोगे तो मेरे को भेजना, मैं बताऊंगा कि वो भी आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर तो सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन वो अगर आपको उससे समझ आता है, वंश जो तुम कह रहे हो, अगर तुमने कर लिया है और तुम्हें उससे समझ आया है तो तुम उससे कर सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही मेथड्स को अप्लाई करो या अपने टीचर के ही मेथड को अप्लाई करो। ट्वाइस, ट्वाइस इसलिए करा है आदित्य, ये देखो इस शेप में बना हुआ है, ठीक है, हमें सिर्फ ये वाला एंगल इसके इक्वल पता है, लेकिन इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल करना है। दैट्स वाई मैंने क्या किया, इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि ये पूरा एंगल बन गया, और इस वाले एंगल को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि ये पूरा एंगल बन गया। तो वही हमने यहाँ पर करा है, एंगल ए को 2 से मल्टीप्लाई करके ये ग्रीन एंगल बन गया मीन्स DCB, और एंगल एक्स को या वाई को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एंगल पूरा आ गया ABC, जिसकी वजह से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। समझे? बोलो बोलो। अगेन मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, प्लीज ये मत सोचो कि मैं किसी मेथड से कर रहा हूं तो मैं दूसरे मेथड से नहीं कर सकता, या मुझे नहीं आते, या हो सकता है ना भी आते हो। मैथ्स टीचर होने का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आप ये सोचो कि सब कुछ आना चाहिए। नो, दुनिया में कोई भी ऐसा मैथ्स टीचर नहीं होगा जिससे सब कुछ आता होगा। फाइन, मैथ्स इज वेरी बिग कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज वेरी बिग कॉन्सेप्ट। उसमें हर कोई हर चीज की स्पेशलिटी, हर चीज की नॉलेज नहीं रख सकता। अ टीचर इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ और हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं टीचर्स भी।
हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो आप ये कभी मत समझना कि इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट एनी आंसर, या मैं आपका कोई मेथड नहीं अडॉप्ट कर पा रहा हूँ, या फिर मैं दूसरे मेथड से नहीं बता रहा हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मुझे कुछ पता नहीं है। हो सकता है नहीं भी पता हो और हो सकता है पता भी हो। नहीं भी पता है तो एटलीस्ट आई नो सम मेथड्स, और अगर पता है तो उसका मतलब ये है, अगर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ तो डैट इज नॉट वर्थ ऑफ इट कि मैं आपको वो मेथड बताऊँ। अगर मैंने आपको ये मेथड बताया है तो इसका मीनिंग ये है कि ये मेरे हिसाब से कन्वीनियंट मेथड है और इजी मेथड है, स्मार्ट मेथड है। आपको दूसरा मेथड अच्छा लगता है, यू कैन अडॉप्ट दैट। उसमें अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आती है, दूसरा मेथड अच्छा तो लग रहा है लेकिन उसमें कोई पॉइंट है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यू कैन आस्क मी। टीचर स्कूल वाले करवाते हैं कई बार कुछ अलग मेथड से, आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है, ये वाला नहीं लगता है, यू कैन आस्क मी कि सर हमें वो मेथड बताया था, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा लेकिन उसमें मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, या वो हमने ऐसा क्यों किया। यू कैन आस्क मी। श्रेयस, नॉट, यहाँ पर नहीं। ओके वंश, स्टिल मैथ्स है तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, और मैं भी आपको बोलूंगा कि आप मेरे मेथड से अलग हटके करने की कोशिश करो। खुद से करोगे लेकिन रट के नहीं कि उसने इस मेथड से करा था तो मैं भी उससे करूंगा। खुद से ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप खुद से ट्राई करोगे और आपसे हो भी जाएगा, और आप उस चीज से बहुत कुछ सीखोगे, आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगेन, हम जो यहाँ पर आपको मेथड्स बताते हैं, जो सॉल्यूशंस बताते हैं, वो सिर्फ ये एक आइडिया देने के लिए कि आप ऐसे कर सकते हो, या हम इन चीजों को ऐसे यूज कर सकते हैं। उनको आप मिक्सअप करके पुराने कॉन्सेप्ट्स के साथ में, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में, खुद के माइंड से जब क्वेश्चंस करोगे, वो आपको असली नॉलेज देंगे। ये नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड या एक तरीका है कि ऐसे आप यूज कर सकते हो। अब अगर मिरर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और आएगा, आ सकता है, पहले दो क्वेश्चंस हुआ करते थे इस वाले चैप्टर में, एक तो बिल्कुल ही हटा दिया गया, बट अगर आपसे मिरर से रिलेटेड और क्वेश्चन मैथ्स का आया तो आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन करके, आपको बताए कि अगर ऐसे मिरर पैरेलल पैरेलल दिए हैं तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसमें हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज कर सकते हैं। कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि इसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें फिजिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता होता, या फिर पता होता है तो वो सोचता है कि फिजिक्स तो इसमें ऑब्वियसली नहीं यूज होगी, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। नो, मैथ्स में भी आपको यूज कर सकते हो फिजिक्स को, और फिजिक्स में मैथ्स को, या अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग चीजों को यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं आदित्य है, जब मैं नाइन्थ क्लास में था तब हुआ करता था, एंड नाइन्थ क्लास करे हुए मुझे आई थिंक हो गए होंगे 20 साल, 20-25 साल हो गए होंगे, या ज्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। एंगल सम प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना? यस। और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। तो उसको हमें नहीं प्रूव करना है, यहाँ पर ये मेन थ्योरम है जिसमें आपको इंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है। ये आती है थ्योरम, तो इसलिए ध्यान से, छोटी सी थ्योरम है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, कुछ भी नाम दे दोगे उसे, ABCPQR वट एवर। देन व्हाट यू नीड टू प्रूव कि ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, इनका सम कितना है? 180 डिग्री है। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। एक लाइन बेस के पैरेलल ड्रॉ करोगे आप, जो ए पॉइंट से पास होगी। ठीक है।
a line passing through A and parallel to BC। सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन आपको इसमें याद रखनी है, बाकी काम तो इजी है। अब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनेंगे, इनको नाम दे देते हैं 4 and 5। नाउ एंगल 4 किसके इक्वल होगा, कैन यू टेल मी, एंगल 4 किसके इक्वल होगा? यस आदित्य, एंगल 4 विल बी इक्वल टू, यस संस्कृति, यस उत्कर्ष, यस यश, एफ ए क्या होता है, यस है, एफ ए कौन सा एंगल है? यस आदित्य। वंश तुम बताओ एंगल 4 किसके इक्वल होगा? तन्वी, कशिश, एंगल्स के नाम दिए हुए हैं मैंने, उन नाम से बताओ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, किसके इक्वल होगा एंगल 4? जल्दी जल्दी बताओ, सभी आंसर दो। यस वंश। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड सिमिलरली एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 3 के। यस, एंगल 5 एंगल 3 के, और एंगल 415 का सम कितना होगा? इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर। यस, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे, 4 के प्लेस पर हम 2 पुट कर सकते हैं, एंड 5 के प्लेस पर 3 पुट कर सकते हैं। 4 के प्लेस पर 2 पुट किया, 5 के प्लेस पर 3 पुट किया, वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, मींस इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। दैट्स इट, इजी था। ये थ्योरम बहुत आती है, तो इस चैप्टर में दो तीन ही थ्योरम्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली, एक्सटीरियर एंगल वाली, और ये थ्योरम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। जब थ्योरम प्रूव करने के लिए आती है तो फिगर भी नहीं बनी हुई आएगी, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा होगा, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वेरी इजी। यस, कोई डाउट किसी को इसमें, किसी भी लाइन में? क्या आप बता सकते हो कोई भी डाउट? बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो बुक में से अगर यहाँ से नोट नहीं कर रहे हो तो बुक में से देख सकते हो। बुक में बहुत कुछ दिया होता है, बट आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना प्लीज, अभी तो टीचर्स आपको ये लिखवाते हैं वीओए, ए आई, ए एस पी, बट अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो प्लीज इनको पूरा पूरा लिखने की अभी से प्रैक्टिस कर लो। 10th क्लास में दे डू नॉट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, आप ट्राई करो कि आप पूरी पूरी फॉर्म लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इस तरह से। फर्क शायद कुछ ना पड़े, शायद कुछ ना पड़े, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो इसको अप्रिशिएट नहीं करते, स्पेशली 10th क्लास में और फर्दर क्लासेस में भी। तो आप इनकी पूरा पूरा लिखने की आदत डालोगे अभी से तो इतना टाइम नहीं लगता है, एंड आदत में आपके आ जाएगा, तो आप खुद से ही लिखना स्टार्ट कर दोगे। एंड एंगल्स के नाम भी पूरे पूरे, यहाँ तो हम छोटे छोटे एंगल्स लिख रहे हैं। नहीं, बोर्ड में मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे पॉसिबली, बट हम क्यों एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट उन्हें दें कि वो काट लें, है ना? मार्क्स को डिडक्ट करने के लिए हम उन्हें क्यों ऐसा मौका दें, तो बेटर है कि पूरा लिखा हो। नेक्स्ट थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करी होगी थ्योरम, कि किसी भी ट्राइंगल के एक इंटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर एंगल का की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होती है। मींस अगर ये 30 है, ये 40 है, तो इसकी वैल्यू 70 होगी हमेशा। ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम ट्राइंगल के
ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है हमेशा। ये भी थ्योरम है और इससे भी आप कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। सो ये थ्योरम भी प्रूव करने के लिए आ जाती है। अगेन बहुत इजी थ्योरम है प्रूव करने में, आपको इसमें कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं करनी है। बिल्कुल वंश, बोर्ड में तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला था कि कभी भी शीट पर आप जब आंसर्स लिखते हो, यू कैन नॉट यूज एनी सिंबल, यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल टाइप ऑफ पेन, यू कैन नॉट यूज वाइटनर जो करेक्टर होता है। ऐसा कुछ भी चीज आप अपनी शीट के ऊपर ओम सतिया, ओम गणेशाय नमः या एनीथिंग ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हो। अगर आप बोर्ड्स में ऐसा लिख के जाते हो तो मोस्टली तो डिस्क्वालीफाई ही हो जाते हैं, वो मानी ही नहीं जाती है। स्टिल आपके भाई ने तो बस थ्रेड से बांधा था ग्राफ को, तो उन्होंने फिर भी कंसीडर कर लिया। अदरवाइज ऐसे केसेस में उसको एक स्पेशल मार्क मान लिया जाता है कि वो आपने कुछ पहचान बनाने के लिए शीट की कि ये मेरी शीट है, उस पे ऐसा काम किया जिससे कि आपका कोई फेवरेबल कैंडिडेट कॉपीज चेक कर रहा है तो वो आपकी कॉपी पहचान के आपको मार्क्स ठीक से दे सके। इस टाइप का कुछ होता है कॉन्सेप्ट। तो बेटर है कि आप जब बोर्ड्स में या किसी भी एग्जाम में जब आंसर शीट लेते हो तो उस पर कोई स्पेशल मार्क ना लगाओ, ठीक है। ये शुरू में कई बच्चों की आदत होती है ओम लिखना, गणेश जी की या कुछ भी, ईश्वर अल्लाह वॉट, वो सब कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ पेन भी वही यूज करने हैं जो अलाउड होते हैं। यू कैन नॉट यूज रेड पेन, यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कलर वाले पेन जो होते हैं, स्पार्कल पेन एंड ऑल। सो देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, वी हैव दिस ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। आप कोई सा भी एक्सटीरियर एंगल आप इधर एक्सटेंड करके बना सकते हो, इसे भी बना सकते हो, मैंने ये वाला लिया है। वी हैव दिस एंगल एंड इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, देन वी हैव एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो व्हाट वी नीड टू प्रूव, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखना ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, इसके नहीं, ऑपोजिट वाले के। तो वी नीड टू प्रूव एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहां से ही आपको दिख रहा है इन तीनों का सम कितना होगा, 1 2 3 का सम कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। यस, वाई, रीजन में क्या लिखोगे। एक और चीज याद रखना, अनदर यहाँ पर मुझे याद आया, हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। और रीजन में लिख दोगे, नहीं आपने चलो छोटा भी लिख दिया ASP, या एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख दिया, तो ये भी एक तरह से इनकरेक्ट होएगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल या पेंटागन या हेक्सागन, किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो आप। तो आप पूरा लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके मार्क्स को एनहांस करने में आपकी हेल्प करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी तो हर शेप की होती है ना, तो आपको मेंशन करना है कि आप किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। वो तो टीचर तो सभी कुछ जानते हैं, आप ये सोचोगे अरे इतना तो वो समझ ही लेंगे, समझने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी नहीं लिख के आओगे वो समझ तब भी जाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। बट ऑब्वियसली आपको मार्क्स चाहिए तो यू विल हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल। सो एंगल 1 2 3 का सम 180, और एंगल 4 प्लस 3 का सम कितना होगा, एंगल 4 प्लस 3 का सम कितना होगा। 180। क्या रीजन होगा इसका, लीनियर पेयर, यस। बस तो दोनों ही 180 के इक्वल है तो दोनों को हम इक्वल रख लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 3 आर ऑल्सो 180। जब ये दोनों भी 180 के इक्वल है और ये दोनों भी 180 के इक्वल है, यस, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 के। मीन्स यहाँ पर हम एंगल 180 के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 3, ठीक है। इक्वेशन इक्वेट कर सकते हैं, जब दोनों ही 180 के इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब बस क्या करेंगे हम, एंगल 3 से एंगल 3 को कैंसिल कर देंगे,
और बचेगा क्या, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 + 2, जो हमें प्रूव करना था। सो इससे हमें पता चलता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो और इसके आगे लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जब भी आप इसको यूज करोगे आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आपको पूरा लिखना है, मैंने स्लाइड्स की जगह की वजह से कई जगह पूरा नहीं लिखा है, बट आप पूरा लिख कर आओगे। इजी है, किसी को कोई मुश्किल इसमें कोई डाउट है तो पूछो किसी भी स्टेप में। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। एंगल को कट कर सकते हो, ऐसे कैंसिल कर सकते हो बोथ साइड्स में। उधर की साइड ले जाओगे तब भी और ऐसे कट कर दोगे तब भी चल जाएगा। नाउ यू आर इन 9th क्लास, तो इतना परमिशिबल है। छोटी क्लासेस में नहीं होता, उसमें पूरा दिखाना होता है, बट यहाँ पर आप कर सकते हो। चलो तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप खुद ही आंसर बताओगे। वी हैव दिस फिगर जिसमें आपको कुछ एंगल्स गिवन भी हैं और कुछ आपको फाइंड आउट करने हैं। दिस एंगल पी क्यू टी या टी क्यू पी इज गिवन, या टी क्यू एस भी बोल सकते हो आप इसको, 110। देन यू हैव दिस एंगल एस पी आर या आर पी एस, दैट इज 135। यू नीड टू फाइंड आउट एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू, दिस एंगल आपको पता करना है। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, बिना देखे बताओ। एंगल आर की वैल्यू, इन शॉर्ट पी आर क्यू या क्यू आर पी की वैल्यू क्या होगी। You can construct a line but you don't need any line in this question। आप सिंपली लीनियर पेयर का और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत है। ओके उत्कर्ष। संस्कृति, इतना बड़ा आंसर नहीं बच्चे। ओके वंश, चलो लेट मी शो यू। एंगल एस पी आर एंड एंगल क्यू पी आर या आर पी क्यू, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, है ना। लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 होगा। एस पी आर एंड आर पी क्यू, इन दोनों का सम 180। एस पी आर की वैल्यू हमें पता है 135, वो हमने पुट कर दी, जिससे हमारे पास आर पी क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 45। ये एंगल आ गया 45 डिग्रीज का। अब आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो चाहो तो। एक्सटीरियर एंगल इन दो एंगल्स के इक्वल होगा, सम के इक्वल, यस और नो। ओके संस्कृति। दिस एंगल की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, अगेन आप ये वाला एंगल भी कैलकुलेट करो एंड देन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, बट मैं ये काम नहीं कर रहा। मैं एक्सटीरियर एंगल का यूज कर रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो टी क्यू पी प्लस आर पी क्यू, आर क्यू पी सॉरी, ठीक है। ये हो गया लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है। लीनियर पेयर से आप करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा फिर भी। अगेन आप किसी भी मेथड से करो। पहले हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये आ गया 70 डिग्रीज का। अब आप
एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि इससे हमारे कितने सारे स्टेप्स बढ़ गए। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया मीन्स इन तीनों का सम 180 के इक्वल, जिससे पी आर क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी। अगर मैं एक्सट्रीम एंगल का यूज करता तो यहाँ पर ही सीधे मैं क्या लिख देता, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 110। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल। पी आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, वो एज इट इज रख देंगे। क्यू आर पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 45। 45 और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 110 माइनस 45 कितना बचेगा, 65 या 55? किसने 55 लिखा था, 66 भी लिखा किसी ने, 65। तो देखो ये तीन ही स्टेप में हो जाएगा। इसमें करने के लिए हमें ये स्टेप्स यूज करने पड़े और साथ में ये वाले स्टेप्स भी। सो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हो, गो अहेड, आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। आप एक्सट्रीम एंगल की प्रॉपर्टी करना चाहते हो तो ये तो आपको यहाँ तक तो करना ही करना है, ये तो करना ही है। उसके बाद में एक्सट्रीम एंगल की प्रॉपर्टी करोगे तो यू हैव जस्ट 3 और 4 लाइन्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप किसका यूज करना चाहते हो। इससे भी आप कर सकते हो, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। इससे भी आप कर सकते हो, डेट इज ऑल्सो करेक्ट, आपके ही कोर्स का है। सो यू कैन अडोप्ट एनी मेथड। ठीक है, पता चल गया कि आप अलग अलग मेथड से करते हो तो जो लेंथ है क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वो बड़ी या छोटी हो सकती है। अगेन मैंने यही बोला था आज था कि जो इजी लगेगा वो हमेशा थोड़ा सा बड़ा होगा। तो उस केस में नो ऑफेंस, बट जब आप इजी मेथड्स के पीछे जाते हो तो उन उन स्टूडेंट्स का आप हमेशा ये देखना कि उनके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर छोड़ते हैं, वो कि अरे टाइम कम था, ये उनकी हमेशा कंप्लेंट रहती है। ओके आदित्य, जो बच्चे इजी क्वेश्चंस इजी सॉल्यूशंस के पीछे जाते हैं उनकी एक कंप्लेंट हमेशा आएगी कि सर इतना बड़ा वो था टेस्ट और हमें तो टाइम कम मिला। टाइम कम नहीं होता है, टीचर्स जब आपको टाइम देते हैं तो बहुत सोच समझ के देते हैं। प्लीज डू नॉट ब्लेम टीचर्स की लेंथी पेपर था और आपको टाइम कम दिया गया, ऐसा नहीं होता है। अब वो ये ध्यान में नहीं रखते हैं ऑब्वियसली कि आप इजी मेथड से करोगे जिसमें इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ये तो एक ही क्वेश्चन है, जब बाकी के क्वेश्चंस आप करोगे उसमें भी आप इजी स्टेप्स ही देखोगे, इजी ही कैलकुलेशन देखोगे, है ना। तो उस केस में आपका टाइम और भी ज्यादा वेस्ट होगा जिसकी वजह से आपको टाइम कम पड़ जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि इजी मेथड मत करो। इजी मेथड अगर आप अडोप्ट करना चाह रहे हो तो थोड़ी सी फिर स्पीड इंक्रीज करो। उस केस में आपको थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप इजी मेथड्स की बार बार प्रैक्टिस करोगे। इजी मेथड्स में कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत होते हैं, ये भी याद रखना। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन, ऑब्वियसली देखो जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी, और जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन होगी तो मिस्टेक्स भी होंगी। 3 स्टेप्स में कितनी मिस्टेक कर लोगे आप, और इसको रीचेक भी बहुत जल्दी कर सकते हो। इसमें आपकी जरा भी मिस्टेक हुई तो आंसर हो गया पूरा गलत। अगेन मेरे सजेशंस हैं ये, आप क्या अडॉप्ट करते हो इट्स टोटली अप टू यू। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ, आपको मैं फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं ऐसे ही करना है। नाइन्थ में बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होंगे आपके स्कूल में कि आप जब दूसरा मेथड अडॉप्ट करके अप्लाई करोगे एग्जाम में तो वो कहेंगे कि हमने तो ये नहीं कराया था तो हम इसके मार्क्स नहीं देंगे। आपको उस मेथड से करना था, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैथ्स में यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड जो आपके कोर्स में है और जो आपने आज तक किया है। बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं कि ये हमने तो ऐसे नहीं कराया था तो उस पर वो मार्क्स ही नहीं देते। हुआ है किसी के साथ ऐसा कि ये कैसे कर रखा है हमें समझ नहीं आया, काट देते हैं। ऐसा बहुत होता है, कई टीचर्स ऐसा करते हैं। तो उस केस में आप यही ध्यान रखना कि टेंथ में वो ऐसा नहीं कर सकते। टेंथ में तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो। बोर्ड वाले कभी भी ये नहीं देखते कि आपने क्या मेथड अप्लाई करा है, बोर्ड वाले यही देखते हैं कि कितने स्मार्ट वे से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फाइन, तो ये इजी क्वेश्चन था। पॉसिबल तो सब कुछ हो जाएगा बच्चे।
चलो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज आई थिंक इनफ फॉर टुडे। अगेन जो वर्कशीट है उसको सबमिट कर देना, जितना टाइम मैंने दिया है उसमें देख लेना, ड्यू डेट दी हुई है उससे पहले। और उसमें से जो जो प्रॉब्लम्स हैं यू कैन अपलोड देयर ओनली, वहीं पर कमेंट कर देना उसी वर्कशीट के नीचे, तो मैं वहीं पर आपको बता दूंगा। ठीक है।